साथियों नमस्कार। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ गया है। 7 के 7 आरोपित लोग बरी कर दिए गए हैं। एक भी कोई सबूत, कोई श्रेड ऑफ एविडेंस उन पर साबित नहीं हो पाया है। ना कर्नल पुरोहित ने जो एक्सप्लोसिव मुहैया कराने की बात आरोप उन पर था, वो कैसे मुहैया कराई, क्या उन्होंने कश्मीर से वो खरीदा, वो मंगवाया एक सैन्य अधिकारी होने के नाते, क्या उन्होंने उसको ब्लास्ट के लिए उपलब्ध करवाया, इस बात को साबित नहीं कर पाए। क्या वो मोटरसाइकिल जिसमें वो एक्सप्लोसिव विस्फोटक बांध करके रखे गए थे मालेगांव में बाजार में मस्जिद के सामने, क्या वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की हुआ करती थी, इसको साबित नहीं कर पाए। क्या जो बाकी लोग उसमें थे उन्होंने भूमिका निभाई इसकी साजिश करने में या इसको अंजाम देने में, एक भी बात साबित नहीं हो पाई जो कहानी एटीएस ने बनाई थी। साथियों, आज से कई साल पहले जब देश कोविड की विभीषिका से जूझ रहा था और नहीं पता था आगे क्या होगा, तब मैंने ये किताब लिखी थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, द मैन बिट्रेड। इस पुस्तक का एक ही मकसद था कि जब भी आप हिंदू टेरर के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हर तरफ आपको ये दिखता है कि भयानक हिंदू टेरर के मामले देश में हुए ताबड़तोड़। अचानक एक दिन देश में हिंदू टेरर नाम की एक चीज खड़ी हो गई और फिर कुछ साल बाद अपने आप गायब हो गई। उस समय इस हिंदू टेरर का चेहरा बनाने की कोशिश किसको की गई? एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को, आर्मी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अधिकारी को, जो एक कट्टर देशभक्त और पूरी निष्ठा से अपनी सेना में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनको क्यों टारगेट किया गया? सीधी सी बात थी, उन्होंने सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और इनसे जुड़े जो संगठन उस समय जिन्होंने देश में आतंकवाद का नंगा नाच कर रखा था, हर शहर में ब्लास्ट होता था, हर त्योहार पे आतंकी हमला होता था, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं था। उस समय इनके नेटवर्क को बहुत गहराई तक उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया था, उनके बारे में पूरी जानकारी पा ली थी। उनके कुछ बहुत ही ताकतवर लोगों से उनके लिंक भी इन्हें पता चल गए थे। कर्नल पुरोहित को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था और दूसरी तरफ देश पर आतंक का एक बहुत प्रेशर था। उस समय कांग्रेस पार्टी और उसके साथी सहयोगी दलों को यह दबाव महसूस हो रहा था। उनको एक नई कहानी, एक थ्योरी गढ़नी थी भगवा आतंक की, सैफरन टेरर की, ताकि दुनिया के सामने यह दिखाया जा सके कि देखो, जिहादी टेरर इतना बड़ा खतरा नहीं है, असली खतरा तो हमारे हिंदू भाई हैं, असली आतंकवाद तो यहां चल रहा है। और ताबड़तोड़ 4-5 मामले, सबको अचानक रातों रात हिंदू टेरर करार दे दिया गया। रातों रात देश में एक टेरर खड़ा हो गया, ना उससे पहले कोई ऐसी गतिविधि थी, ना बाद में मिली। जब टेरर अपने जड़ें जमाता है तो उसका एक नेटवर्क तैयार होता है, उसका एक नेक्सस होता है, उसके लिए रेडिकलाइजेशन की जाती है, हथियार आते हैं, कई जगहों से प्रश्रय मिलता है, धन उपलब्ध करवाया जाता है। यहां बैठे बिठाए एक दिन एक लोगों के एक ग्रुप को हिंदू टेररिस्ट बना दिया गया। दुनिया को दिखाया गया कि देखो, भारतीय सेना में काम करने वाला एक अधिकारी आतंकवादी है। एक साध्वी जो समाज के लिए काम कर रही है, वो दरअसल एक आतंकवादी है। एक स्वामी असीमानंद जो गुजरात के ट्राइबल एरियाज में जबरदस्त खतरे मोल लेके धर्मांतरण को रोक रहे हैं, वो आतंकवादी है। इस तरह का पूरा मामला तैयार किया गया और सबसे पहला हिंदू टेरर का मामला मालेगांव ब्लास्ट को बनाया गया। अब वो कहानी ध्वस्त हो चुकी है। जैसा मैंने कहा, ना अभिनव भारत वाली थ्योरी साबित हो पाई, ना आरडीएक्स की। अब तो ताजा जांच जो आई है, नई जांच हुई है फोरेंसिक की, उसमें तो ये भी सवाल उठा है कि आरडीएक्स था भी कि नहीं। बहरहाल फोरेंसिक्स में बहुत लंबा एक
खेल हुआ साथियों, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, वो फिर कभी करेंगे। आज फैसले पर रहते हैं। सब बरी हो चुके हैं, लेकिन एक देशभक्त डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर ने 9 वर्ष जेल में काटे हैं। उनके परिवार ने क्या झेला वो कहने की जरूरत नहीं। First of all, I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I'm grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. खुद यूनिफॉर्म पहनने वाले एटीएस के अधिकारियों ने एक दूसरे यूनिफॉर्म्ड अधिकारी, एक सेना के अधिकारी पर जो टॉर्चर्स किए, उसका कच्चा चिट्ठा इस किताब में है। लेकिन मैं भी लिखते वक्त कुछ टॉर्चर्स की बारीकियां ऐसी थी कि मैं इसमें नहीं लिख पाई। वो बारीकियां इतनी भयावह हैं, रोंगटे खड़े करने वाली। क्या हुआ उन 2 बच्चों का जो पिता के होते हुए भी पिता के गाइडेंस के बिना बड़े हो गए। जब तक बेल मिली बच्चे बड़े हो चुके थे। उस महिला का क्या, जिस महिला ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष केवल अदालत और जेल के चक्कर काटे और वकीलों के साथ मिलकर के केस में मदद की, क्योंकि कोई आगे आने को तैयार नहीं था। साथियों, ना वो जेल के 9 साल वापस आएंगे, ना ये 17 साल जो एक झूठे केस को साबित करने में देश के व्यर्थ हुए हैं। एक एजेंसी की लंबी चौड़ी मशीनरी उसमें चली गई, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा है कि न्याय हो गया। हिंदू टेरर एक पूरे हिंदू समाज को एक उस पर ठप्पा लगाने का प्रयास था, दुनिया को दिखाने का कि हिंदू कट्टर है, हिंसक है, आतंकवाद कर सकता है। और आप पूछेंगे ऐसा करके लाभ क्या मिलेगा? लाभ जो कोशिश थी पाने की, वो लाभ लेने की कोशिश ये थी कि जो असली खतरा है देश की सुरक्षा पे, जिहादी आतंक, उस जिहादी आतंक को उसके खिलाफ एक दूसरा खतरा खड़ा किया जाए, एक फॉल्स इक्विवेलेंस, ताकि वो जिहादी आतंक हल्का लगे, कम लगे और दूसरा खतरा ज्यादा बड़ा लगे, दुनिया का फोकस उधर हो और असली आतंकवादी आराम से बच के निकल जाएं, जो चाहे करें। और ये कोई कल्पना की बात नहीं है। राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर से अपनी बातचीत में इस बात को स्वीकारा है, विकीलीक्स में आप सबने खबरों में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि लश्कर वश्कर कोई चिंता की बात नहीं है, असली खतरा तो हमारे देश में हिंदू आतंकवाद है। अब मामला ध्वस्त हो गया। मामला ध्वस्त होने के बाद अब क्या करें? कई लोगों को लगता है कि न्याय हो गया, अब इस बात को भूल जाए। नहीं साथियों, अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि एक हमला तो हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। लोगों की जान गई, नुकसान हुआ, हमला तो हुआ है। अब इन लोगों ने तो किया नहीं था जिसको आपने इसमें फंसा दिया। आप उसको साबित नहीं कर पाए क्योंकि कुछ था ही नहीं। सब कुछ प्लांट किया गया था या जबरदस्त अत्याचार और टॉर्चर और दबाव में लोगों से बयान लिए गए थे। जहां बयान देने वाला कोई नहीं था, वहां खुद ही एविडेंस प्लांट कर दिया, जैसा कि आरडीएक्स के मामले में। अब ये तो बरी हो गए, तो फिर धमाका किया किसने? इसकी जड़ में जाने पर ही हम हिंदू आतंकवाद की साजिश को वास्तव में पूरी तरह इसका पर्दाफाश कर पाएंगे, क्योंकि यह साजिश तैयार हुई थी दिल्ली में बैठ करके सरकार के बहुत ही शीर्ष पदों पर बैठे कुछ लोगों से, जिनको उस समय की मुंबई महाराष्ट्र की सरकार से सहयोग मिला और कुछ अधिकारियों को इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम दिया गया। तो कैसे पता चलेगा
उस समय के एटीएस के लोगों को पूछताछ करिए, इंटेरोगेट करिए, छानबीन करिए उनकी भूमिका की, तभी ये पता चलेगा कि ये मालेगांव का ब्लास्ट हिंदू टेरर कैसे बन गया, एक सेना के अधिकारी रातों रात आतंकी कैसे बन गए, एक साध्वी पर इतने अमानवीय टॉर्चर क्यों किए गए, आरएसएस के लोगों से पूछताछ की बात क्यों की गई, समझौता ब्लास्ट में आरिफ कासमानी, सफदर नागौरी सबने माना कि ब्लास्ट उन्होंने कराया है, आपने उसको हिंदू टेरर बना दिया। अजमेर में क्या हुआ, मक्का मस्जिद में क्या हुआ, जब ये दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी और एटीएस की भूमिका खासकर की जाए, उस पर छानबीन होगी, तभी जाकर के इसके जड़ तक हम पहुंचेंगे। फिलहाल ये संतोष की बात है कि 17 साल बर्बाद हो गए, लेकिन कम से कम देश और दुनिया को ये पता चल गया कि ये पूरा मामला फर्जी था, एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने के लिए, फॉल्स इक्विवेलेंस बनाने के लिए किया गया एक खतरनाक एक कंस्पिरेसी थी। और जब देश की सुरक्षा को भी राजनीति के लिए इस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो इससे दुखद स्थिति और इस देश के लिए नहीं हो सकती। जय हिंद।